बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हमने एक तो प्रोसीजर पढ़ना है ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। किरचॉफ रूल को अप्लाई करते वक्त जो प्रोसीजर है कौन सा अडॉप्ट करना है उसको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इस सर्किट को हम डिस्कस करेंगे कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है और उसकी कैलकुलेशंस को, डेरिवेशंस को। तो किरचॉफ रूल्स अप्लाई करने के लिए जो है सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो लूप्स बन रही हैं वो इस तरह हों कि उनमें से हर रेजिस्टेंस कम से कम हमारी इक्वेशन में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो काउंट हो जाए, शामिल हो जाए। और इसके साथ जिस तरह ये लूप्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि करंट की डायरेक्शन सब में सेम लेनी है। अगर एक में क्लॉकवाइज करंट लिया है तो दूसरी लूप में भी क्लॉकवाइज लेंगे, तीसरी में भी क्लॉकवाइज लेंगे। ये इमेजिनरी करंट है, इसको लूप करंट कहते हैं। ये हकीकी करंट नहीं है, एक्चुअल करंट की डायरेक्शन और हो सकती है, लेकिन इमेजिनरी करंट की जो डायरेक्शन है जिसे लूप करंट कहा जाता है, या तो सब में क्लॉकवाइज लें या सब में एंटी क्लॉकवाइज लें। तो उसके साथ तीसरा पॉइंट आपकी बुक में ये लिखता है, assume the loop current in each loop, all the loop current should be in same sense। यही मैंने आपको बताया, it may be either clockwise or anti clockwise। अगर एक लूप में आपने क्लॉकवाइज लिया है डायरेक्शन तो दूसरी लूप में भी क्लॉकवाइज लेंगे, तीसरी में भी क्लॉकवाइज लेंगे। अगर एक में आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया तो बकिया सब में भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। राइट द लूप इक्वेशंस फॉर ऑल सिलेक्टेड लूप्स, हर लूप के लिए जो है हमने इक्वेशन लिखनी है। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन the voltage change across any component is positive if traverse from low to high potential and it is negative if traverse from high to low potential। जब हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज चेंज को हम पॉजिटिव लेंगे, और ट्रैवर्स का मतलब गुजरना, और अगर हमारा पास जिसमें हम गुजर रहे हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा तो हम वोल्टेज चेंज को नेगेटिव लेंगे। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अननोन क्वांटिटीज़ जिस तरह के करंट है, वोल्टेज है, पावर है, उनको हम फाइंड करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नेम है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसके ज़रिए से हम अननोन रेजिस्टेंस प्रीसाइजली मेजर करते हैं। तो इट इज़ एन बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये वो बेसिक बुनियादी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और इसमें हम लो वैल्यू की रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है इट वाज फर्स्टली डिवाइस्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने चूँकि इसको जो है वो डिज़ाइन किया था तो इसी वजह से जो है उसी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सर्किट डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से है। ये 4 रेजिस्टर्स का ये एक ब्रिज है जिसमें हम B और D जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया हुआ है, और A और C पॉइंट जो है इसके दरमियान में हमने एक स्विच और एक बैटरी अटैच की हुई है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, R1, R2, R3 और R4 इन चारों रेजिस्टर्स को कंबाइन करके हमने एक ब्रिज बनाया हुआ है। B और D टर्मिनल्स जो हैं, पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान गैल्वेनोमीटर अटैच है, ये गैल्वेनोमीटर है। और A और C टर्मिनल्स जो हैं इनके दरमियान एक स्विच और बैटरी लगाई हुई है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि अगर हमें बैलेंस कंडीशन में अगर हमें इन 4 में से 3 रेजिस्टेंसेस का पता है तो चौथी का पता चला सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। तो उसके लिए सबसे पहले हमने किरचॉफ सेकंड रूल लगाया। यहाँ पर 3 लूप्स बन रही हैं, एक है A, B, D, A, और दूसरी ये है B, C, D, B। तो ये पहली लूप है ये वाली, और ये वाली दूसरी लूप है B, C, D, B। और तीसरी लूप कौन सी है? वो है A, D, C, और यहाँ पर इस तरफ घुमा के ले आए ये A, D, C, और यहाँ पर घुमा कर ले जाएं तो ये तीसरी लूप है। अब इन सब में करंट की डायरेक्शन को सेम लेना है। तो ये लूप करंट्स हमने फर्स्ट करें, ये फर्स्ट लूप हमने इसको कह दिया, ये सेकंड लूप कह दिया, ये थर्ड लूप कह लिया।
इसमें करंट की डायरेक्शन है I1, एंटी क्लॉकवाइज लिया, दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तीसरे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अच्छा, एक और बात, जब ये मल्टी लूप सर्किट आ जाएगा तो इसमें हमने रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज चेंज हम नेगेटिव ही लेंगे। मुख्तलिफ बुक्स में इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व किया है, लेकिन हम अपनी टेक्स्ट बुक के लिहाज से उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। तो जब भी मल्टी लूप सर्किट आ जाए तो रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज चेंज नेगेटिव। एक दूसरा पॉइंट जो आम तौर पे बकिया बुक्स के अंदर जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता, वो ये है कि हम जिस लूप की इक्वेशन राइट कर रहे होंगे उस लूप के करंट को बड़ा कंसिडर करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और बकिया तमाम लूप्स के करंट को उससे छोटा या उसके मुकाबले में नेगेटिव काउंट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लूप फर्स्ट जो है कौन सी है, ए बी डी ए। तो हम ए से लेकर बी तक देखें, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें इस लूप के अंदर वो हमने I1 इमेजिन किया है, ये इमेजिनरी करंट है, और ये जो और इन इमेजिनरी करंट्स की हेल्प से हम रियल करंट जो है वो उनको फाइंड करेंगे। ये I2 जो है ये दूसरी लूप का करंट है, और ये तीसरी लूप का करंट है I3। अच्छा, अब इसमें इस रेजिस्टर में सिर्फ एक करंट जा रहा है I1, तो हमने लिखा -I1 R1, वोल्टेज चेंज को नेगेटिव लिखा। मैंने आपको बताया कि मल्टी लूप सर्किट्स में हम रेजिस्टर के साथ हमेशा नेगेटिव ही लगाएंगे। वैसे तो रूल ये है ना कि हम जो है वो रेजिस्टर में भी देखेंगे, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने I1 करंट को बड़ा कंसिडर कर लिया बकिया तमाम करंट से, तो इसलिए हम सारे रेजिस्टर के अंदर जो है वोल्टेज चेंज को नेगेटिव ही लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम इस तरफ जा रहे थे, वोल्टेज चेंज को हमने नेगेटिव लिया तो लिखा -I1 R1, ये लिख दिया। अब उसके बाद हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब बी और डी को देखें, बी और डी, इसमें इनके दरमियान में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG है, तो हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये हमारा पाथ ये है, जिस तरह मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये ऐसे है हमारा पाथ, एंटी क्लॉकवाइज। तो I1 करंट इधर से इधर ऊपर जा रहा है, और इस I2 को देखें, इमेजिनरी करंट जो है ये इधर से इधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये देखें I1 करंट इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और I2 करंट एट द सेम टाइम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG है, रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया, और इधर हमने नेट करंट के लिए I1 - I2 लिया। क्यों? क्योंकि हम इस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसके करंट को बड़ा मानेंगे और इसको छोटा मानेंगे, तो हमने लिखा I1 - I2, ये लिख दिया हमने I1 - I2। साथ में गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG थी, वो मल्टीप्लाई कर दी वोल्टेज के लिए। फिर उसके बाद हमने ए बी और फिर बी से डी तक सॉल्व किया। अब डी से ए तक, ये वाला, इस रेजिस्टेंस R3 में भी दो करंट पास कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो I1 पास कर रहा है, ये हमारा पाथ है I1 का, ये ऐसे पास कर रहा है, और दूसरा I3 है, ये इधर से आ रहा है, इधर से इधर, और ये इधर, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ये I3 है। अब I3 और I1 की डायरेक्शन अपोजिट है। I1 ऊपर से A से D की तरफ जा रहा है, और I3 इधर से इधर जा रहा है। तो हम किस करंट को बड़ा मानेंगे? I1 को, क्योंकि जिस लूप की इक्वेशन लिखे हैं उसके करंट को बड़ा मानना है। तो I1 - I3 कर देंगे, क्योंकि अपोजिट है, तो हमने लिखा I1 - I3। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा रेजिस्टर के क्रॉस में हमने नेगेटिव ही लेना है, वोल्टेज चेंज है अगर हम इस अपने लूप के करंट को सबसे बड़ा कंसिडर कर रहे हैं। तो बकिया बुक्स में ये मेथड थोड़ा चेंज भी हो सकता है, हायर बुक्स में, आपके लेवल की जो बुक्स हैं उनमें ऐसे हैं, हमारे बोर्ड के एतबार से। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे I1 इस तरफ आ रहा है और I3 इस तरफ जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, I1 - I3, नेट करंट आ गया इंटू R3। तो ये द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू 0, तो ये 0 कर दिया। अब किरचॉफ रूल हम अप्लाई करेंगे सेकंड लूप के ऊपर। इसको थोड़ा फॉन्ट और छोटा कर लेते हैं। अब सेकंड लूप को जो है वो देखिएगा ज़रा,
ये सेकंड लूप है ये। अब इसमें हमारे पास इसका नाम है बी, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया, बी सी डी बी। तो पहले बी सी को देखते हैं। बी सी इसमें सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है I2, एक ही करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे -I2R2। रजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज चेंज नेगेटिव लेंगे मल्टी लूप सर्किट के अंदर, अगर हम हर लूप के करंट को बकिया तमाम लूप्स के करंट से बड़ा कंसिडर करते हैं फिर, तो हमने ऐसे किया। अब इस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं, इस लूप के करंट को बकिया तमाम लूप्स के करंट से बड़ा कंसिडर करेंगे, यानी इसको पॉजिटिव लेंगे, बकिया करंट्स को नेगेटिव लेंगे। ये लिखा I2R2, ये लिख दिया -I2R2। अब उसके बाद फिर बी सी, अब सी के बाद डी है। अब इसको देखें, इस रजिस्टर R4 में दो करंट गुजर रहे हैं। I3 करंट तो इधर जा रहा है इस तरफ, और ये I2 करंट ऊपर से ऐसे घूम के इस तरफ आ रहा है। तो नेट लेने के लिए हम I2 - I3 करेंगे, ये हमने किया I2 - I3 इंटू R4। I3 - I2 क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस लूप की इक्वेशन लिखेंगे उस लूप के करंट को बड़ा कंसिडर करेंगे। भाई ये इमेजिनरी करंट्स हैं, ये नहीं होता कि एट द सेम टाइम एक रेजिस्टर में दो तरफ करंट फ्लो कर रहा हो। फ्लो एक ही तरफ करता है, जो ताकतवर होता है वो फ्लो कर जाता है। फर्स्ट करें दोनों अपोजिट हैं, तो प्रैक्टिकल केस में जो बड़ा होगा वो दूसरे को कैंसिल कर देगा। फर्स्ट करें इधर से आ रहा है 10 एम्पेयर, इधर से आ रहा है 6 एम्पेयर, तो नेट कितना फ्लो करेगा? 4 एम्पेयर इस साइड में। 10 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो खैर, लेकिन लूप इक्वेशन में हम किरचॉफ रूल अप्लाई करते वक्त जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उसके करंट को बड़ा मानेंगे, बकिया तमाम लूप्स के करंट को उससे छोटा मानेंगे। तो लिखा I2 - I3 क्योंकि इसको बड़ा माना। I2 - I3 इंटू R4 आ गया। उसके बाद क्या था? B, C, D और B। अब D और B के दरमियान कौन सा एलिमेंट लगा? गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG है, रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस होगी, हम नेगेटिव का साइन देंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर हम I2 - I1 करेंगे। क्यों? क्योंकि इस लूप का करंट I2 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और इस लूप का करंट I1 इधर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं दोनों अपोजिट है। लेकिन जिस लूप की इक्वेशन लिखी जा रही है उसके करंट को बड़ा कंसिडर करेंगे, इसको छोटा, तो I2 - I1 लिखेंगे। ये लिखा हमने I2 - I1 इंटू RG, RG इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हम इसकी वैल्यूज कब लेते हैं? बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन कब होती है? जब ये पॉइंट B के ऊपर और पॉइंट D के ऊपर दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। या आप दूसरे लफ्जों में ये कहें कि I2 करंट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो I1 करंट के बराबर हो जाए जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उस वक्त गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर आ जाती है। हम कहते हैं ये बैलेंस कंडीशन है। ये लिखा हमने कहा एट बैलेंस कंडीशन I1 करंट बराबर होता है I2 के, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें पॉइंट्स B एंड C आर एट सेम पोटेंशियल। दोनों पॉइंट्स है वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी 0, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा, नेट फ्लो। अब हम क्या करेंगे? I1 इज इक्वल टू I2 लिया बैलेंस कंडीशन में। आप अब जितनी जगह पर भी इन इक्वेशन 1 और 2 में I1 लिखा हुआ वहां पर I2 लिख दें। तो देखें यहाँ पर I2 लिखा, यहाँ पर I2 लिखा, यहाँ पर I2 लिखा। तो इक्वेशन 1 को मैंने रीराइट किया दोबारा, देखें तो क्या बना? इस जगह पर I2 लिख दिया तो बना -I2R1। इस जगह पर भी I2 लिख दिया, I2 - I2 आ जाएगा, ये लिखा I2 - I2RG। इस I1 की जगह पर भी I2 लिख दिया तो I2 - I3 बन गया, ये I2 - I3R3 इज इक्वल टू 0। ये वाला I2 इस I2 से कट गया, अंदर 0 बचा। 0 को RG से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे नहीं। तो अगले स्टेप में हमने लिखा -I2R1 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म -I2 इंटू I2 - I3 इंटू R3। तो ये वैसे लिख दी। नेगेटिव की ये वाली पूरी टर्म उठाकर उधर ले गए, तो ये जो नेगेटिव साइन था इधर जाकर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद दोनों इक्वेशंस में हमने कहा जहां जहां पर I1 लिखा वहां पर I2 लिखना था। अब यहां पर इस दूसरी इक्वेशन में भी ऐसे करेंगे। इसमें तो पहले ही I2 लिखा है, इधर भी I2 लिखा है, सिर्फ एक जगह पर I1 लिखा है, तो हम उसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे? I2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हो गए बैलेंस कंडीशन में। तो यही किया हमने। ये इक्वेशन -I2R2 वैसे लिखे नीचे टर्म, देखें ये -I2R2 ये वैसे का वैसे लिखा -I2R2 माइनस इंटू I2 - I3 इंटू R4 ये वैसे का वैसे ही। यहाँ पर
I2 माइनस I1 था, इस I1 की जगह पर क्या लिख दिया, I2 लिख दिया, इंटू आर जी इज इक्वल टू 0। I2 से I2 कट गया, ये 0 बचा, 0 आर जी को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, बाकी सारा वैसे ही लिख दिया। अब ये नेगेटिव की टर्म माइनस इंटू I2 माइनस I3 इंटू R4 ये उठाकर उधर ले गए तो ये पॉजिटिव की बन गई। अब इस इक्वेशन को 4 का नाम दिया और इससे पहले जो इक्वेशन बनी थी इसको 3 का नाम दिया। 3 इक्वेशन को ऊपर रखें और 4 से डिवाइड कर दें। देखें हमने किया, 3 इक्वेशन थी माइनस I2 R1 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R3, ये 3 इक्वेशन ऊपर रखते हैं। इक्वेशन 4 ये थी, इसकी लेफ्ट साइड इस 3 इक्वेशन की लेफ्ट साइड के नीचे रखी, इसकी राइट साइड हमने 3 इक्वेशन की राइट साइड के नीचे रखी है, यहाँ पर I2 माइनस I3 इंटू R4 ये इधर लिख दिया। अब माइनस का I2 माइनस का I2 से कट गया, माइनस ये I2 माइनस I3 I2 माइनस I3 से कट गया, तो हमारे पास बन गया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अच्छा फर्ज करें हमें R4 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस R4 को उठाकर ऊपर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, R2 को उठाकर R3 के साथ ले जाएं, R1 को इधर नीचे ले आएं, तो क्या बना R3 इंटू R2 ओवर R1। अगर हमें ये 3 रेजिस्टेंस पता है तो इनके ज़रिए से चौथी रेजिस्टेंस का पता चला सकते हैं। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि 4 में से 3 पता हो तो चौथी का पता चला सकते हैं। अच्छा अब हम देख लेते हैं, UHS में एक MCQ आया 2 साल पहले, उसमें ये दिया हुआ था व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसने पूछा था। तो इस तरह के जो है वो MCQ को सॉल्व करने से पहले आपने सबसे पहले देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर जो है वो मेथड चेंज हो जाएगा। तो खैर आपके लेवल पे अमूमन बैलेंस ही देता है, तो बैलेंस का पता कैसे चलेगा। ये था R1, ये है R2, R1 ओवर R2 की रेशो लें, ये 10 है ये भी 10 है, 10 रेशो 10 1 आ गया। अच्छा ये R3 था ये R4 था, R3 ओवर R4 ये रेशो भी सेम आना चाहिए, 10 ओवर 10 1 है, तो इसका मतलब बैलेंस है। इस रजिस्टर को ऊपर रख के इससे डिवाइड करना, इस रजिस्टर को ऊपर रख के इससे डिवाइड करना, अगर दोनों दफ़ा आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अच्छा इसका एक और तरीका भी है, इस रेजिस्टेंस को ऊपर रख के इससे डिवाइड कर दें, R1 ओवर R3 R2 ओवर R4, अगर फिर भी आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में हम कहते हैं कि इस दरमियान वाले रेजिस्टर में से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, इसको हम निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना करंट इधर से ऊपर से नीचे आ रहा उतना ही नीचे से ऊपर जाता है, तो करंट कोई भी पास नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको निकाल देंगे। जब इस दरमियान वाले 10 ओम को निकाल देंगे तो अब हमारे पास ये चीज़ रहेगी 10 ओम और ये 10 ओम सीरीज़ में है, ये वाला 10 और ये वाला 10 सीरीज़ में है, तो हम 10 और 10 20 हो जाएंगे ना, 10 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये वाला 10 और ये वाला 10 सीरीज में है तो 20 हो गए, तो ऊपर वाले दोनों जमा हो गए 20, नीचे वाले दोनों भी प्लस हो गए 20। अब 20 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हमारे पास अगर 20 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। फार्मूला हमने पढ़ा था R ओवर N का, तो R कितना है 20, N कितने 2, क्योंकि ये दोनों मिलके एक हो जाएगा ना, ये दोनों मिलके भी एक हो जाएगा, तो R ओवर N 20 ओवर 2 तो हमारे पास 10 आ जाएगा। या आप 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 20 करके निकाल लें, तब भी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो 10 ओम के बराबर आएगा। अच्छा इसी सर्किट को इस तरह भी बनाया जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरह भी ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे, ये देखें ज़रा, ये D और C के दरमियान ये रेजिस्टर लगा हुआ, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, इसके दरमियान ये रेजिस्टर लगा हुआ, ये देखें ये रेजिस्टर लगा 10 ओम। अच्छा A और C, ये A और C पॉइंट जो हैं वो ये हैं, A ये है और C ये है, उनके दरमियान 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अच्छा उसके बाद C और B देखें, उनके दरमियान भी 10 ओम है, तो C ये है और B ये है, इसके दरमियान भी 10 ओम। और फिर इसके बाद A और B, A और D, A और D के दरमियान भी 10 ओम, तो ये हमारा A है, आप इसको भी कह सकते हैं, और ये हमारा D, इनके दरमियान भी 10 ओम। D और B के दरमियान भी 10 ओम, ये D और ये B,
इसके दरम्यान भी 10 ओम। तो अगर इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ करके दिखा दिया जाए तब भी आपको पता होना चाहिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और आपने बैलेंस इसको कैसे चेक करना है, ये आपका R1 है, ए सी के दरमियान R1, सी बी के दरमियान R2 था, तो ये R2 है, ये R2, ये R1, ये R2, और ये R3 और ये R4, ये दरमियान वाला रजिस्टर जिसको हमने निकाल देना है। तो बहरहाल इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह ये है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 लेकिन ऊपर देखें मैंने क्या लिखा है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, ये थोड़ा एडिशनल हो जाएगा, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं MCQ करवा रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो एडिशनल है, छोड़ सकते हैं आप इसको, ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी जी। अब ये बैलेंस नहीं है, कैसे? R1 ओवर R2 की रेशियो देखें 5/3 आ रहा है यहाँ पर, R3 ओवर R4 की रेशियो देखें 6/2 आ रहा है, तो रेशियो सेम नहीं आ रही। या आप R1 ओवर R3 की रेशियो भी देख लें, ये 5/6 आ रही है, और इधर R2 ओवर R4 की रेशियो ये 3/2 आ रही है, तो सेम नहीं है। अगर रेशियो सेम हो इस तरह से और इस तरह से, या इस तरह, इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो अगर सेम हो तो कहते हैं बैलेंस, अगर ना सेम हो तो अनबैलेंस, तो ये अनबैलेंस है। अब इसमें अगर हमें कहा जाता है टोटल करंट फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ। फॉन्ट इसका हमें और भी छोटा करना पड़ेगा जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर बैटरी लगाई 100 वोल्ट की, तो हम कह रहे हैं करंट इधर से आई आ रहा है, और इधर से जो आएगा, ये बात याद रखिएगा, बैटरी में से जितना करंट निकलता है आई, इसमें वापस आता भी उतना ही है आई, तो इसका मतलब इधर से इधर भी करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, टोटल करंट उसका नाम है आई। दूसरी बात जो अहम है वो हम ये कह रहे हैं कि हमने इस पॉइंट को x कह लिया, इस जंक्शन को, और इसको हमने y कह लिया। हम इसके ऊपर KCL रूल लगाते हैं। KCL रूल क्या है कि अब इसमें जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। इस पॉइंट पर हम x और 0 को पहले डिफरेंस लेते हैं, x और 0, x माइनस 0, इन दोनों पॉइंट्स, इसका पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो x माइनस 0 करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए ओवर दिस रेजिस्टेंस कर देंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, तो हमने लिखा x माइनस 0/3, ये लिख दिया x माइनस 0/3 प्लस जंक्शन रूल क्या है, द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे तमाम करंट्स का सम 0 होगा। तो पहला करंट हमने फाइंड कर लिया जो इधर जा रहा है, तो वो क्या था, x माइनस 0/3। ये कैसे लिया, करंट बराबर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो x है और रेजिस्टेंस 3 थी, तो हमने लिखा x माइनस 0/R3, उसकी वैल्यू लिख दी 3। फिर इस पॉइंट x से और y के दरमियान देखें, इधर जो करंट जा रहा है, तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, x माइनस y, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस ओवर R4 हमने लिख दिया, क्योंकि करंट बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस के। अच्छा, अब इसका और इधर डिफरेंस लें, इसका पोटेंशियल x है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है, तो x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5, ये लिखा x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों किया, द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो ये KCL रूल लगाया हमने, किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी फाइंड करनी है अनबैलेंस की, तो उसका फार्मूला होगा R इज इक्वल टू V ओवर I के, ओहम्स लॉ। V की जगह पर तो 100 लिख देंगे जितना दिया हुआ है, I हमें फाइंड करना, उसके लिए सारे जतन कर रहे हैं। तो अब क्या किया, अब हमने Y पॉइंट के, Y जंक्शन के ऊपर जो है वो KCL रूल अप्लाई किया। अब यहाँ पर जो करंट जा रहा है, तो y माइनस 0/2, ये देखें y माइनस 0/2, ये कैसे लिखा, करंट बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, और क्या हो गया, ये बैटरी डाउन तो नहीं होगी। अच्छा, अब y माइनस 0/2 आ गया, एक मिनट रुकिएगा, इसकी बैटरी डाउन हो रही है, बंद ही ना हो जाए लैपटॉप जी, ये अब सही हो गया।
y माइनस 0/2। अच्छा, अब इस के दरमियान इस जंक्शन से इस तरफ जो करंट है उसको हमने कैसे लिया, y माइनस एक्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ओवर 4, y माइनस एक्स ओवर 4। फिर उसके बाद ये अब इस पॉइंट और इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है इस जंक्शन की तरफ ऐसे हुए, तो वो हम कैसे लेंगे, y माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6, तो y माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो तमाम करंट्स का जो सम है वो बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर करंट तो इधर से इधर आ रहा है, तो हम कह रहे हैं इधर जा रहा है। भाई हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, y माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6। अगर y का पोटेंशियल डेफिनेटली कम ही होगा 100 से, तो अगर इस कम पोटेंशियल से हम ज्यादा पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब यह है कि करंट एक्चुअल इधर नहीं जा रहा, एक्चुअल में तो इधर ही जा रहा है, लेकिन रूल अप्लाई करते वक्त हम एक ही पॉइंट से देखते हैं। पहले ये पॉइंट लिया था, उससे इधर करंट, उससे इधर करंट, उससे इधर करंट लिया। जो एक्चुअल में होंगे उन करंट्स की वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी, और जो एक्चुअल के अगेंस्ट हमारी सपोजिशन है उसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर भी ये तभी इनका सम 0 होगा क्योंकि इनमें से कोई करंट पॉजिटिव वाले होंगे और कोई क्या होंगे, नेगेटिव वाले होंगे एक्चुअल में, इसलिए उनका सम 0 आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। खैर, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ये मैथ की इक्वेशन है, बिल्कुल इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा, अब x की वैल्यू हम, अगर हमारे पास आगे x पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस x है, क्योंकि ये x माइनस 0 x ही आ जाएगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा इस रेजिस्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस x है और इसकी रेजिस्टेंस 3 है, तो इसलिए मैंने लिख दिया x ओवर 3। अच्छा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, y और 0 के दरमियान y है और इसकी रेजिस्टेंस 2 है, तो y ओवर 2 लिख दिया, ये इसका करंट आ गया। अब ये वाला करंट इधर और ये वाला करंट इधर मिलके जमा हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, x प्लस x ओवर 3 प्लस y ओवर 2, ये दोनों ऐड कर लेंगे, हमारे पास टोटल करंट I की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास आ जानी थी। जब हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी तो वो I की वैल्यू हम इस जगह पर लिख देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये एडिशनल था, ये आपके लेवल से थोड़ा अप भी हो सकता है, तो अगर आपको ये, आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।